हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कार एक्सीडेंट देखते हैं जिसमें दो लड़के बैठे हुए थे, जिनमें से एक हमारा मेल लेट यू था, जबकि दूसरे लड़के का नाम फू था। फू को भी चोट लगी थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद यू की कंडीशन ज्यादा खराब थी और तभी वहाँ पर वान वान भागती हुई आती है, जो यू की वाइफ थी, और उसके साथ उसके दो बच्चे भी थे। लेकिन वो सब यू के लिए नहीं बल्कि फू के लिए परेशान थे। वो फू को कार से निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जबकि यू वहाँ पर ही रह जाता है। एम्बुलेंस वाला वान वान को कहता भी है कि यू की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, हमें पहले इनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन वो उसको कहती है नहीं, पहले फू को बचाओ। और ये सब कुछ यू भी सुन रहा होता है, जिसको ये सब सुनकर बहुत दुख होता है कि आज वो अपनी ही फैमिली के लिए एक अनवांटेड चीज बन के रह गया है। सीन यहाँ पर चेंज होता है। हम यू को देखते हैं जो अपनी वेडिंग रिंग उतारकर खुद से कहता है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता वान वान, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए एक ऑप्शन बन के रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे तुम और तुम्हारे दो बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि आज मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम लोग मेरे नहीं हो और ना ही कभी हो सकते हो। इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, जहाँ तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। और अपना फोन भी पानी में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो फ्यू के पास जाता है और उसको डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है, तुमने ये पेपर्स वान वान से साइन करवा लिए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। और मन में कहता है, मैं वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में की थी। तभी हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें यू बुरा हो चुका था, लेकिन तभी वान वान उसके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, और ये सब सहते सहते ही यू इस दुनिया से चला गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यू मन में कहता है, मैं अपनी ये लाइफ इस चुड़ैल को स्पॉइल नहीं करने दूंगा। और फ्यू से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर वैन वैन और उसके बच्चे आ जाते हैं और यू को कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने पहले भी कहा था ना कि तुम फ्यू से दूर रहा करो। और फ्यू से पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो वैन वैन उसको केक देती है और कहती है, ये केक तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। जो सुनकर यू शॉक्ड होकर वैन वैन को देखने लगता है और मन में कहता है, ये इसके साथ कितनी पोलाइटली बात कर रही है। और तभी उसको याद आने लगता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो वैन वैन ने उसके साथ कैसे बिहेव किया था, और ये सब याद करके उसको फिर से गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद फू वन वन को पेपर साइन करने को देता है, तो वो बिना पढ़े ही साइन कर देती है, जो देखकर यू को बहुत दुख होता है। और तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फू यू को कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वन वन जैसी लड़की को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा भला? वो सुंदर तो है ही, साथ में बहुत सक्सेसफुल भी है। तो यू कहता है, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है, वन वन और बच्चे मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते। तो वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इन पेपर्स पर साइन तो करवा दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम वन वन की लाइफ में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो तुम एक बार फिर सोच लो, बाद में तुम्हें अपने फैसले पर रिग्रेट तो नहीं होगा? तो वो कहता है, नहीं, मैंने अच्छे से सोच लिया है। जिस पर फू कहता है, ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो अपने रूम से सारे एक्स्ट्रा सामान निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पर वैन वन और उसके बच्चे आ जाते हैं और वैन वन यू को कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी उसकी छोटी बेटी भी यू को बुरा भला कहने लगती है और कहती है, डैडी आप बहुत गंदे हो, आपने मेरा टेडी बेयर क्यों फेंका? और जानबूझकर यू को तंग करने के लिए फ्यू की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, हमें तो वो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, काश हमारे डैडी भी वैसे ही होते। जो सुनकर यू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि इन लोगों के साथ क्या करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग, यू कोई काम भी नहीं करता, ना ही बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करता है और ना ही वन वन के कपड़े प्रेस करता है, जो देखकर वन वन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और वो यू के पास जाती है और उसको कहती है, ये सब क्या है? तुमने अभी तक मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए और बच्चों को स्कूल के लिए रेडी भी नहीं किया, ना ही ब्रेकफास्ट बनाया? लेकिन यू को आज उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, वो सब कुछ मैं अपनी मर्जी से करता था, लेकिन अब से नहीं किया करूंगा। और मन में कहता है, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली तुम्हें और इन दो कुत्तों को खुश करने की, एक परफेक्ट हस्बैंड और डैड बनने की, लेकिन तुम लोग फ्यू को ही डिजर्व करते हो। ये बात अब मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद वेनवन की डॉटर वेनवन को कहती है, आप अंकल फू को
कहे ना कि वो हमारे साथ आकर रहे और हमारा ख्याल रखे। वैसे भी वो हमें बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत अच्छे भी हैं। तो वेनवन स्माइल करने लगती है और यू को डराने के लिए कहती है, ठीक है फिर मैं फू को इस घर में ले आती हूँ। वेनवन को लगा था कि ये बात सुनकर यू डर जाएगा और पहले की तरह उसके और बच्चों के काम करने लगेगा, लेकिन अब वाला यू बहुत अलग था। वो वेनवन को कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, जो सुनकर वो बहुत शॉक्ड होती है और कहती है, ओह तो ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वेनवन फू को लेकर अपने घर आ जाती है और उसको कहती है, आज से ये तुम्हारा ही घर है, तुम जो चाहे कर सकते हो और जैसे चाहे रह सकते हो यहाँ। और उसके बच्चे भी फू को अपने घर में देखकर बहुत खुश थे। वो दोनों फू को हक कर लेते हैं, जो देखकर यू को कहीं न कहीं जेलस तो फील हो रही थी, लेकिन उसको मजा भी आ रहा था क्योंकि अब उसको कोई काम नहीं करना था बल्कि फू को अपनी जगह काम करते देखना था। जिसके बाद बच्चे फ्यू को ब्रेकफास्ट बनाने को कहते हैं तो वो बाहर से खाना ऑर्डर करके उनके सामने रख देता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये खाना उसने बनाया है, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन वेनवन को पता चल जाता है कि ये खाना फ्यू ने नहीं बनाया बल्कि रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती बल्कि खुद भी नाटक करने लगती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। और फ्यू को कहती है, सच में खाना बहुत अच्छा बना है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। और ये सब कुछ देखकर यू को बहुत बुरा लगता है और उसको वो टाइम याद आने लगता है जब उसने खाना बनाना सीखा था सिर्फ अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। कितनी मुश्किल से उसने खाना बनाया था, लेकिन वो डिश देखकर ही दोनों बच्चे उसको खाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, ये क्या अजीब सा खाना बनाया है आपने, ये तो दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, हमें नहीं खाना। ये अजीब सा दिखने वाला खाना देखो तो, इसमें ये टोमेटोज कितने अजीब दिख रहे हैं। तभी वेनवन अपने काम में बिजी थी। यू को कहती है, ये सब क्या है, मैं सारा दिन अपने काम में बिजी होती हूँ तो क्या तुम बच्चों के लिए खाना तक नहीं बना सकते? अब मुंह क्या देख रहे हो मेरा, ले जाओ इसको यहाँ से, कोई नहीं खाएगा ये। तो वो बेचारा चुप चुप वो खाना उठाकर वहाँ से ले जाता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, फू तो अनबाओ और याओ याओ को कहता है, तुम लोग खाना खा लो, फिर मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ के आऊंगा। तो ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फू वन को कहता है, मुझे ऐसे एकदम यहाँ आकर रहना अच्छा नहीं लग रहा और यू को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो वन कहती है, ऐसी फालतू बातें क्यों सोच रहे हो तुम यहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए आए हो, तो मुझे तो उल्टा तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए। तुम प्लीज सब मत सोचो, बल्कि इस घर को अपना ही समझो। तुम्हारे यहाँ आने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम सब बहुत खुश हैं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि दोनों बच्चों को एकदम से खांसी होने लग जाती है और उन दोनों का सांस फूलने लग जाता है, जो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि बच्चों ने मैंगोस खाए हैं जिससे उन दोनों को एलर्जी थी। लेकिन यहाँ भी वन यू को ही ब्लेम करती है और कहती है, तुम तो बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, किसी काम के नहीं हो तुम। तो वो कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे क्या पता बच्चों ने मैंगो खाए हैं, मैं तो उनके लिए नहीं लाया और ना ही मैंने खाना बनाया है। लेकिन वन फिर भी सिर्फ यू को ब्लेम किए जा रही थी और कह रही थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है जो उन दोनों को कहता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपके बच्चे अब आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, उनको कोई भी ऐसी चीज मत दीजिए जिनसे उनको एलर्जी है। और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं ताकि बच्चों को देख सके। और वन बच्चों से अपोलोजाइज करने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी ठीक से केयर नहीं कर पाई। तो वो कहते हैं, आप क्यों अपोलोजाइज कर रही हैं मामा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब डैडी की गलती है, उन्होंने ही हमें वो स्नैक्स दिए थे जिनमें मैंगोज थे। और ये सुनकर यू एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब, मैंने तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसे कोई स्नैक्स नहीं दिए। लेकिन वेनवन कहती है, बस करो, ये बच्चे हॉस्पिटल में झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, तुमने ही इनकी ये हालत की है और अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो वहाँ से एक मैंगो उठाती है और उसको जबरदस्ती खिला देती है, क्योंकि यू को भी मैंगो से एलर्जी थी। उसके बाद यू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सीन यहाँ पर चेंज होता है। हम यू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसको ये सब कुछ याद आता है और उसको बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी फैमिली ने उसको फ्रेम किया है। जिसके बाद हम फ्यू को देखते हैं, जो वन और बच्चों से सॉरी कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को मैंगो से एलर्जी है, मैंने गलती से जूस में मैंगो डाल दिया था। लेकिन फिर भी वो लोग फ्यू को कुछ नहीं कहते, बल्कि यू को बुरा कह रहे होते हैं। और तभी याओ याओ फ्यू को कहती है, डैडी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट हिम। तो ये सुनकर फ्यू को मन ही मन बहुत खुशी होती है, लेकिन वो अच्छे बनने का नाटक करते हुए याओ याओ को कहता है, नहीं बेटा, अपने डैडी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, सारी गलती मेरी ही थी,
थी। अगर मैं पहले ही सच बता देता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। तो याओ याओ कहती है, नहीं, वो आपकी तरह हमें प्यार नहीं करते और 9 बजे होते ही हमें जबरदस्ती सुला भी देते हैं, इसलिए हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें सिर्फ आप ही पसंद है। जो सुनकर वो स्माइल करता है और ये सब बातें यू भी सुन रहा होता है। ये सब सुनकर उसको बहुत ज्यादा दुख होता है और वो खुद से कहता है, इस सब के लिए मैंने अपना करियर, अपने पेरेंट्स, सबको छोड़ दिया था। मुझे शर्म आ रही है आज। अपने उस डिसीजन पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ही बच्चे मुझसे इतनी नफरत करेंगे। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे किसी की कॉल आती है। तो वो कॉल उठाता है, जिस पर कोई उसको यंग मास्टर कहकर बुला रहा होता है और कहता है कि आपने जो काम किया था वो ऑलमोस्ट हो चुका है, हमने सब कुछ पैसे अरेंज कर दिया है। तो वो कहता है ठीक है और कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर वानमान आ जाती है और उसको कहती है कि तुम किससे फोन पे बात कर रहे हो। तो वो कहता है बस एक फ्रेंड था। जिसके बाद वो यू को कहती है, कल जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि फ्यू ने बच्चों को मैंगो दिया है, लेकिन उसको पता नहीं था, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। इस वजह से हम इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं और भूल जाते हैं। तो ये सुनकर वो शॉक्ड होकर उसको देखने लगता है और मन में कहता है, कितनी आसानी से बात को खत्म कर दिया। कल तक तो ये मेरी जान लेना चाहती थी और आज जब पता चला ये सब मैंने नहीं बल्कि फ्यू ने किया है, तो तुम लोगों ने अपना ओपिनियन ही चेंज कर दिया। और एकदम चुप हो जाता है, जो देखकर वानवान थोड़ी हैरान होती है और मन में कहती है, ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। वैसे तो ये हर बात पर मुझसे कंप्लेन करता रहता था, लेकिन आज एकदम चुप है। जिसके बाद वो उसे कहती है, बच्चों की 1 वीक की हॉलीडेज हुई हैं, तो मैं और फू उनको लेकर समर कैंप में जा रहे हैं और उसके लिए हमें अभी निकलना होगा। तो सॉरी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से पिक नहीं कर पाऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर वो कहता है, ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। और मन में कहता है, बस एक दफा डिवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम लोगों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में यू अपना सामान समेट रहा होता है, तभी एक नर्स उसके पास आती है और उसको हॉस्पिटल बिल देती है और कहती है, आप ये पे कर दें, उसके बाद आपके डिस्चार्ज के पेपर बन जाएंगे। और तभी वो देखती है कि वहाँ पर यू के सिवा कोई भी नहीं है। तो वो उससे कहती है, क्या आपकी वाइफ आपको पिक करने नहीं आई। तो वो कहता है, हमारा डिवोर्स होने वाला है बहुत जल्द, इसलिए वो नहीं आई। तो ये सुनकर नर्स उसको सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो घर जाता है, तभी अपना फोन चेक करता है, जहाँ पर एक वीडियो आया होता है जिसमें उसके बच्चे स्कूल के बच्चों से फ्यू को अपना डैड कहकर इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। तभी वो सब बच्चे उनको कहते हैं, वाओ, तुम्हारे डैड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो ये सुनकर वो दोनों एकदम खुश हो जाते हैं। तभी एक बच्चा उनसे कहता है, अगर ये तुम्हारे डैड है तो इससे पहले तुम्हें स्कूल पिक और ड्रॉप करने आते थे, वो कौन है। तो याओ याओ कहती है, ओहो, वो तो हमारे बेबी सिटर थे। जो सुनकर यू को एकदम शॉक लगता है और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि उसके अपने बच्चे उसको एक बेबी सिटर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं, जो किचन में खड़ा अपने लिए खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर तुआन बाओ और याओ याओ आ जाते हैं और उसको फू और वैन वैन की बातें बताकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन यू उन दोनों को इग्नोर कर रहा होता है। और तभी याओ याओ को खाने की खुशबू आती है, तो वो कहती है, वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी खाना है, क्या बना रहे हैं आप। और तुआन बाओ भी उसे खाना मांगने लगता है, लेकिन तभी यू को याद आने लगता है कि कैसे कल वो लोग फू का बनाया हुआ खाना खा रहे थे और उसके सामने यू के बनाए हुए खाने को बुरा कह रहे थे। जिसके बाद हॉस्पिटल में वैन वैन ने जब जबरदस्ती उसको मैंगो खिलाया था, तब भी ये बच्चे क्लैपिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ है, डैड के साथ वो यही डिजर्व करता है। और ये सब कुछ याद आने पर यू का बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो उन लोगों को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना दे, इसलिए वो चुपचाप बैठकर खाना खाने लग जाता है। जो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या आपने हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया। तो वो कहता है, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है, तो अगर तुम्हें खाना चाहिए तो जाओ अपने उस अंकल को बोलो, वही तुम्हें खाना देगा। जो सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यू पर चीजें फेंकने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो यू गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सिर दीवार से लग जाता है और खून निकलने लगता है। और तभी वहाँ पर फू और वानमान आ जाते हैं, तो उनको देखकर वो दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं और वानमान को कहते हैं, देखो ना मॉम, डैड हमें खाना नहीं दे रहे। तो ये सुनकर वानमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो, तुम अपने ही बच्चों के साथ ये सब कर रहे हो। और उसको डांटने लगती है।
तो यू कहता है तुम अब भी मुझे बातें सुना रही हो, और मन में कहता है गलती मेरी ही है, मैंने शायद उन लोगों से ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। लेकिन वैन वैन को यू के सिर से निकलता हुआ खून देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फू और बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी यू को मैसेज आता है जो देखकर वो कहता है बस बहुत हो गया, वक्त आ गया है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं। जिसके बाद हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जिसमें दुआन बाओ और याओ याओ फू के साथ स्टेज पर होते हैं और वैन वैन भी उसको इम्पोर्टेंस दे रही होती है, जबकि यू एकदम किसी स्ट्रेंजर की तरह एक साइड पर खड़ा होता है, जो देखकर सारे गेस्ट भी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि यू की जगह फू इस फैमिली का हेड लग रहा है। और तभी फू वैन वैन के पास आता है और उसको कहता है कि जो गिफ्ट मैंने दोनों बच्चों के लिए लिया था वो गलती से घर पर ही रह गया है, तो तुम यू को बोलो मेरे साथ घर चले और वो गिफ्ट लेकर आए। तो वैन वैन यू को बुलाती है लेकिन वो साफ मना कर देता है। ये सुनकर दुआन बाओ और याओ याओ यू पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी बर्थडे पार्टी खराब करना चाहते हो ना, तभी हमारा गिफ्ट नहीं लेकर आ रहे। और ये सुनकर सारे मेहमान भी यू के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो यू कहता है अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ। और वो फ्यू के साथ घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और कहानी वापस से वहीं पर चली जाती है जहाँ से ये ड्रामा शुरू हुआ था। यू और फ्यू दोनों ही जख्मी हो जाते हैं, लेकिन यू को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो बेहोश हो गया था। और तभी वहाँ पर वानमा और बच्चे भी आ जाते हैं जो फ्यू को देखकर रोने लगते हैं और उसको बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन यू की तरफ ध्यान भी नहीं देते। और तभी एम्बुलेंस वाला वानमा को कहता है उनको ज्यादा चोट लगी है, हमें उनको पहले हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वानमा उससे कहती है नहीं, तुम पहले फ्यू को हॉस्पिटल लेकर चलो। और वो और बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और ये सब कुछ यू भी देख रहा होता है कि उसको किसी ने भी नहीं बचाया। जिसके बाद वो लोग यू को वहीं पर अकेला छोड़कर फ्यू के साथ एम्बुलेंस में बैठकर चले जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। सीन यहाँ पर चेंज होता है, हम यू को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर यू का चेकअप करता है और चला जाता है, लेकिन यू की आंखों के सामने बस वही सीन बार बार आ रहा होता है जब उसके फैमिली वाले उसको मरता छोड़कर फ्यू को लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। और तभी वहाँ पर यू का असिस्टेंट आता है जो उसकी हालत देखकर रोने लग जाता है और कहता है आपने अपनी क्या हालत बना ली है, आप अपना सब कुछ छोड़कर ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं, आप अब हमारे साथ वापस चलेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो यू कहता है हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, लेकिन बस 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन बाद मैं रजिस्टर ऑफिस जाकर डिवोर्स पेपर ले लूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वैन वैन को देखते हैं जो यू से मिलने हॉस्पिटल में आती है और यू को कहती है तुम्हें पता है ना फू बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और मुझे उसकी बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने पहले उसको बचाया और तुम्हें इस बात से बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो वैसे भी तुम सिर्फ घर में रहते हो, कोई काम नहीं करते, अगर तुम्हारा हाथ टूट भी जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फू को ऐसा कुछ हो जाता तो हमारा काम रुक जाता, इसलिए मैंने पहले उसको बचाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस को कॉल करती थी। तो यू पहले तो उसे दुख से देखता रहता है और फिर कहता है अगर मैं उस दिन मर जाता तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ता। ये सुनकर वैन वैन कहती है इन इमोशनल और फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वैसे भी अब तुम ठीक हो तो इन बातों का क्या मतलब। और वो एक कार्ड उसकी तरफ फेंकती है और कहती है ये तुम्हारे लिए कॉम्पेंसेशन है, जब तक तुम मेरे बच्चों की केयर करोगे, उनका ख्याल रखोगे, तब तक तुम मेरे हस्बैंड रहोगे। ये सुनकर यू स्माइल करता है और मन में कहता है तुम्हारे हस्बैंड का टाइटल पाकर मुझे मिला ही क्या, पास्ट लाइफ में इसी टाइटल की वजह से ही मुझे मरना पड़ा था, अकेला रह गया था मैं, लेकिन इस बार नहीं, मैं जल्द से जल्द ये टाइटल खुद पर से उतारना चाहता हूँ। और तभी वान वान को फ्यू की कॉल आ जाती है, तो वो कहता है कि मैं डिनर पे बच्चों के साथ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो। तो वो कहती है हाँ बस मैं आ रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यू उस कार्ड को देखते हुए मन में कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और वो उस कार्ड को फेंक देता है और अपनी वेडिंग रिंग भी उतार कर रख देता है। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट और बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ अपने घर जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यू कोई आम पर्सन नहीं, बल्कि यू फैमिली का ओनली सन था, जिसने आज तक अपनी आइडेंटिटी वान वान से छुपा कर रखी थी। जिसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, और उसके हाथ में चोट देखकर उसके मॉम और डैड को बहुत ज्यादा दुख होता है, और वो यू से कहते हैं ये सब उस औरत की वजह से हुआ है, मैं अभी के अभी
अपनी वान वान की कंपनी को बैंकरप्ट कर देता हूँ ताकि उसको अच्छा सबक मिले। लेकिन यू उनको मना करता है और कहता है मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है, अब मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे सामने उसका मेंशन मत करें। जिसके बाद यू की मॉम कहती है ठीक है, लेकिन अब तुम्हें अपना बिजनेस संभालना होगा। हम कुछ दिनों में एक बैंक्वेट अरेंज करेंगे जिसमें हम तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम वान वान को देखते हैं जो फू और बच्चों के साथ घर वापस आती है और तभी फू की नजर डिवोर्स सर्टिफिकेट पर पड़ती है, तो वो जल्दी से इसको छुपा लेता है ताकि वान वान वो सर्टिफिकेट देख ना पाए। और होता भी ऐसा ही है। वैन वान की नजर सिर्फ उनकी वेडिंग रिंग पर पड़ती है जो देखकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है और मन में कहती है ये तो यू की वेडिंग रिंग है, वो तो इसे हमेशा पहन कर रखता था, तो आज उसने ये क्यों उतारी है। और तभी बच्चे नोटिस करते हैं कि घर पर यू का सामान भी और ये देखकर याओ याओ वैन वान को कहती है मॉम, डैड का सामान भी घर पर नहीं है क्या, वो कहीं चले गए हैं। ये सुनकर वैन वान यू के लिए थोड़ी परेशान हो जाती है और उसको कॉल करने लगती है। लेकिन तभी फ्यू उसको रोक लेता है और कहता है ये जरूर उसकी कोई चाल होगी, वो ये सब तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। तो वो रुक जाती है और मन में कहती है हाँ ये ठीक कह रहा है, वो ये सब कुछ मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रहा होगा, मुझे अभी उसको कॉल नहीं करनी चाहिए, वो खुद ही घर पर वापस आ जाएगा। और ये सोचकर वो उसको कॉल नहीं करती। जिसके बाद फ्यू वैन वान के लिए कॉफी बनाता है, लेकिन उसको वो कॉफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो मन में कहती है जब भी यू मुझे कॉफी बनाकर देता था तो वो एकदम परफेक्ट होती थी। अब यू के जाने के बाद उसको हर काम और हर बात में यू की याद आ रही थी। जिसके बाद वो अपने रूम में बैठी होती है और यू के बारे में ही सोच रही होती है कि वो कहाँ होगा। तभी उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसको बताती है कि जो कार्ड आपने यू सर को दिया था उन्होंने उसे यूज नहीं किया, आपके अकाउंट से एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है और मन में कहती है काफी टाइम से वो कोई काम नहीं कर रहा था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको एकदम से कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो फिर उसने ये कार्ड यूज क्यों नहीं किया, आखिर वो है कहाँ। नेक्स्ट सीन में वैन वान ड्रंक होकर घर पर आती है और यू को ही याद कर रही होती है। तभी उसकी सर्वेंट उसको संभालती है और उसके लिए हैंगओवर सूप बनाकर लाती है जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस सूप को थूक देती है और कहती है ये क्या गंदा सा घटिया सा सूप बनाकर लाई हो तुम मेरे लिए। तो वो वैन वान को सॉरी कहती है और कहती है आज से पहले सर हमेशा खुद किचन का सारा काम करते थे, वो आपका और बच्चों का काम अपने हाथ से किया करते थे, हमें किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देते थे, मुझे नहीं पता वो कैसे सूप बनाते थे, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आपको अगर पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि घर का सारा काम यू अकेले किया करता था और अब उसको रियलाइज हो रहा था कि उसने यू के साथ कितना बुरा बिहेवियर रखा था। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर फ्यू सो रहा था और उसको देखने लगती है और मन में कहती है कि मैंने अपने रिलेशनशिप को इतना खराब कब कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। फ्यू से मिलने के बाद मैंने यू को कितना इग्नोर किया। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें यू वन वन से लड़ाई कर रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि तुम्हें समझ के नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम किसी और के साथ ऐसे टाइम स्पेंड कैसे कर सकती हो। लेकिन उस टाइम वन वन को यू की सारी बातें एकदम बेकार लग रही थी और वो इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वो अपने बच्चों के रूम में जाती है और उनको प्यार से देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर साइड टेबल पर पड़ी फैमिली पिक्चर पर जाती है जहाँ पर वो दोनों फ्यू के साथ है, जो देखकर उसको आज पहली बार बुरा लग रहा था कि उसके बच्चे अपने डैड की जगह किसी और के इतने क्लोज थे। जिसके बाद वो ड्रिंक करने लगती है और आज उसको यू की बहुत याद आ रही थी और अपनी गलती भी रियलाइज हो रही थी। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो अब मेन असिस्टेंट के साथ ऑफिस जाता है और काफी अच्छा दिखाई दे रहा होता है। जिसके पास उसका असिस्टेंट उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और कहता है कि आप श्योर हैं क्या आपने ये सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करने हैं। तो वो कहता है हाँ ये सब प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो और वो सब प्रोजेक्ट्स वान वान की कंपनी के होते हैं। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो एक लड़की से मिलता है जो हमारी सेकंड फीमेल लीड जियांग थी, जिसको देखकर वो मन में कहता है मैंने वैन वान के लिए जियांग जैसे सच्चे पार्टनर को रिजेक्ट किया था, लेकिन मेरे मरने के बाद सिर्फ एक यही थी जिसको मेरे जाने का दुख था। वान वान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था मेरे होने या ना होने से। इसके बाद वो उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसे अचानक कैफे में मिलूंगा, और उससे पूछता है कैसे हो तुम। तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तो इस बात पर वो एकदम चुप हो जाता है और कहता है लास्ट मंथ मेरा डिवोर्स हो गया है। जो सुनकर जियांग उसको सॉरी कहती है और कहती है मुझे पता नहीं था। तो वो कहता है कोई बात नहीं,
तो जियांग टॉपिक चेंज करने के लिए उसको कहती है तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना। जो सुन के वो सरप्राइज होता है और कहता है तुम्हें याद है। तो वो कहती है हाँ, तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ भला मैं। और तभी उसको याद आता है कि लास्ट टाइम वो कैसे अपने बर्थडे वाले दिन केक अपने सामने रखकर वान वान का वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई थी। जिसके बाद वो जियांग को कहता है अरे नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, अब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। तो वो उसको कहती है लेकिन इस बार तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, यहाँ पर एक न्यू स्टोर खुला है, हम दोनों वहाँ चलेंगे। तो वो कहता है ठीक है, और वो उसको देखकर ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ वान वान की कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स उससे सवाल करने लगते हैं कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि यू कंपनी ने उनकी कंपनी से अपने सारे कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिए। तो वो उन सबको काम डाउन करवाती है और कहती है मैं अपनी कंपनी को इतनी आसानी से बैंकरप्ट नहीं होने दूंगी, मैं जाकर मिस्टर यू से बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि वो अपनी कॉर्पोरेशन दोबारा से कंटिन्यू कर दें। जिसके बाद वो यू से मिलने के लिए होटल जाने लगती है, लेकिन तभी उसको बच्चों का ख्याल आता है। तो वो फ्यू को कॉल करती है और कहती है बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि आज मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। तो वो कहता है हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बच्चों के साथ ही हूँ। लेकिन रियल में वो एक क्लब में बैठा एंजॉय कर रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो वेनवान से प्यार नहीं करता था, बल्कि ये सब उसने उसकी प्रॉपर्टी के लिए किया था, क्योंकि उसे पता था कि वो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। जिसके बाद वो ड्रंक होकर घर पर आता है तो दोनों बच्चे खुशी से उसके पास आ जाते हैं और उसको अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन पर चिल्लाने लगता है और उनको मारने लगता है और कहता है क्या मेरी तुम्हारी मॉम से बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग मेरे साथ अच्छे से रहो, नहीं तो मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद तुआन बाओ और याओ याओ बहुत रोने लगते हैं, तो वो उनके रोने से इरिटेट हो जाता है और उनको मारकर वहाँ से भगा देता है। इधर हम वैन वैन को देखते हैं जो यू से मिलने के लिए 2 घंटे पहले ही होटल के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो आता है तो वैन वैन को बच्चों की कॉल आ जाती है। पहले तो वो कॉल को कट कर देती है, लेकिन बार बार कॉल आ रही थी तो वो कॉल उठा लेती है और कहती है बेटा मामा बिजी हैं, आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन तुआन बाओ रोने लग जाता है और कहता है अंकल फू बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उन्होंने हमें मारा और हमारे साथ खेला भी नहीं। जो सुनकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती है ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो यू बस होटल के अंदर एंटर करने ही वाला होता है और वो उसकी शक्ल नहीं देख पाती और भाग कर जाती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। यू उसकी आवाज पहचान जाता है और मन में कहता है एक वक्त था जब मैं तुम्हारा वेट किया करता था और आज तुम मेरे वेट में यहाँ तक पहुँच गई। और अपने गार्ड्स को हाथ से इशारा कर देता है जो वैन वैन को धक्के मार मार कर वहाँ से निकाल देते हैं। जिसके बाद कार में बैठकर वैन वान फू को कॉल करती है और कहती है क्या तुमने आज बच्चों को मारा था? मुझे तुआन बाओ की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें अपने साथ खेलने को बोला था, तो इस बात पर तुमने उन दोनों को मारा है? तो वो कहता है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो दोनों तो एक दूसरे से लड़ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा डांट दिया था, तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को हैंडल कर लूंगा। जो सुनकर वो एकदम टेंशन फ्री हो जाती है। जिसके बाद फ्यू बच्चों के पास जाता है और उनको डराने लगता है और उनके सारे खिलौने भी तोड़ देता है और कहता है अगर तुमने दोबारा अपनी मॉम से मेरी शिकायत करने की कोशिश भी की तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, समझे? और वो बच्चों को इतना डराता है कि तुआन बाओ को बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, लेकिन फ्यू को उसकी कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि वो तो वैनवान से पैसे लेकर अपने लिए शॉपिंग करने जा रहा होता है। तभी सर्वेंट उसको कहती है कि यंग मास्टर को बहुत ज्यादा फीवर है, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जो सुनकर वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, बच्चों को छोटा मोटा बुखार तो होता ही रहता है, तुम एक काम करो, घर पर जो भी मेडिसिन पड़ी है वो उसको दे दो, ये ठीक हो जाएगा। अभी मुझे रात की पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाना है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सर्वेंट वैन वैन को कॉल करती है और कहती है कि यंग मास्टर को बहुत ज्यादा बुखार है। तो वान वान ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है फू कहाँ है, उसको बोलो कि तुआन बाओ को हॉस्पिटल लेकर जाए। तो वो कहती है मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको शॉपिंग करनी है और वो शॉपिंग करने के लिए चले गए। जो सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सर्वेंट को कहती है तुम अभी तुआन बाओ को हॉस्पिटल लेकर पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ वहाँ पर। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में तुआन बाओ के पास आती है, उसको बहुत ज्यादा बुखार हो रहा था और डॉक्टर भी वान वान को डांटते हैं और कहते हैं कैसी मॉम है आप, आपको पता है आपके बच्चे को इतना ज्यादा फीवर है कि इस पे निमोनिया हो गया है, अगर इसको लाने में थोड़ी और देर हो जाती तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। और ये सब सुनकर वान वान को फू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको कॉल करके हॉस्पिटल आने को कहती है। फू हॉस्पिटल आता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको तो पता ही नहीं था कि तुआन बाओ को इतना ज्यादा बुखार है। और तभी वान वान को याद आता है कि यू कैसे बच्चों को संभाल लिया करता था और रोने तक नहीं देता था, लेकिन वो फू की पहली गलती समझकर सब इग्नोर कर देती है।
नेक्स्ट सीन में फू और वैन वान दोनों बैंक्वेट पार्टी में जाते हैं ताकि वहाँ पर मिस्टर यू से मिल सकें। और जब यू को अपने सामने देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि सरनेम यू होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम मिस्टर यू हो, यू ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट। और वान वान भी यू को चुप करवाने लगती है और कहती है पार्टी में तुम मेरी इंसल्ट करवा रहे हो ये सब करके। लेकिन यू उनको ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वो लोग हैं ही नहीं और अपने असिस्टेंट को कहकर उन दोनों को धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देता है। जिसके बाद वान वान और फू दोनों घर आते हैं और वान वान उसको घर के बाहर कार से उतार देती है। वो कहती है आज जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, अब तुम घर जाओ, मुझे कंपनी में कुछ काम है तो मैं कंपनी जा रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन जैसे ही वान वान वहाँ से जाती है तो वो मन में कहता है मेरी आज जो भी इंसल्ट हुई है इसका बदला उस यू के बच्चों को चुकाना ही होगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और घर में जाकर बच्चों पर गुस्सा करने लगता है और उनको मेंटली टॉर्चर करने लगता है। दूसरी तरफ हम मैन को देखते हैं जिसको अचानक याद आता है कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पे रह गए हैं। तो वो ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर आती है तो उसको फू की आवाज आती है जो बच्चों पे चिल्ला रहा था, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और जैसे ही वो बच्चों पे हाथ उठाने लगता है तो वो एकदम अंदर आती है और फू के मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को ऐसे ट्रीट करने की। तो ये देखकर वो डर जाता है और कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो उनके साथ खेल रहा था, हम मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी वैन की पुरानी सर्वेंट वहाँ पर आती है और उसको वीडियो दिखाती है और कहती है ये सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा बच्चों को टॉर्चर करता है और डराता धमकाता है। और वैन को सब सच सच बता देती है कि यू और उसके रिलेशनशिप को खराब करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि फू ही है। और ये सब सुनकर वैन को फ्यू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को बचा हुआ खाना खिलाने की। और अपने गार्ड्स को इशारा करती है जो जबरदस्ती उसको कई दिनों पुराना खाना खिलाते हैं, जो खाकर फ्यू को वैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती, मैं यू नहीं हूँ जो सब बर्दाश्त कर लूंगा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि अब ये सब करने के बाद तुम उसको वापस पा लोगी? कभी नहीं, वो तुम्हें डिवोर्स दे चुका है, अब तुम कभी भी उसके साथ दोबारा नहीं रह सकती। तो वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, हमारा कोई डिवोर्स नहीं हुआ। तो वो डिवोर्स सर्टिफिकेट निकाल कर उसको दिखाता है जो देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, डिवोर्स पेपर से पहले तो 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। तो वो हंसने लगता है और कहता है वो पीरियड गुजर चुका है, तुम्हें याद नहीं कि तुमने एक पेपर साइन किए थे, तुमने उन पेपर्स को देखना तक जरूरी नहीं समझा। वो डिवोर्स के पेपर थे, यू ने मुझे दिए थे और कहा था अगर मैं इन पेपर्स पर साइन करवा लूं तो वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। और ये सब सुनकर वैन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको याद आने लगता है कि कैसे उसने यू की बात पर यकीन ना करके फ्यू को इम्पोर्टेंस दी थी, कितना गलत किया था उसने। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे डैड चाहिए, हमने झूठ बोला था उस दिन, डैड ने हमें मैंगो नहीं खिलाया था क्या, अब डैड हमारे साथ नहीं रहेंगे क्या, वो हमें छोड़ देंगे। तो वो कहती है नहीं तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को जरूर वापस लेकर आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और तभी उसके फोन में एक पिक्चर आती है जिसमें यू जियांग के साथ था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी और लड़की को चूज नहीं कर सकता। और बच्चों को लेकर यू के पास पहुंच जाती है जहां वो जियांग के साथ रेस्टोरेंट में बैठा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। और ये देखकर वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यू को बातें सुनाने लगती है और कहती है तुम अपनी फैमिली को छोड़कर ऐसे किसी और औरत के साथ बाहर अफेयर कैसे चला सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यू उन सबको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी दुआनबाओ और याओ उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहते हैं हमें आपकी बहुत याद आ रही है डैड, प्लीज हमारे साथ वापस घर चलें। लेकिन वो उनसे अपना हाथ छुड़वा लेता है और कहता है नहीं मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग वापस चले जाओ। जिसके बाद वो जियांग का हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाता है और उसको इतने गुस्से में देखकर जियांग भी मन में कहती है आज से पहले मैंने यू को कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो ये इतने गुस्से में है। इधर वान टेबल पर केक देखती है तो उसको याद आता है कि आज तो यू का बर्थडे है। जिसके बाद वो उसको एक मैसेज करती है जिसमें वो उसको बर्थडे विश कर देती है और उससे अपोलोजाइज करती है जो सब हुआ उसके लिए। तो वो मैसेज देखकर वो मन ही मन हंसता है और मन में कहता है 6 साल में एक ही बार तो तुमको मेरा बर्थडे कभी याद नहीं रहा और आज अचानक तुम मुझे बर्थडे विश कर रही हो और सोच रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला।
नेक्स्ट सीन में हम वानवन और बच्चों को देखते हैं जो यू से माफी मांगने के लिए उसके घर आ जाते हैं, जो देखकर वो बहुत हैरान होता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो तुआन बाओ और याओ याओ उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं डैड प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, उस गंदे से अंकल को हमने वापस भेज दिया है। तो वो हंसने लगता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम दोनों को इतने प्यार से पाला और तुम लोगों ने मुझे क्या दिया, जानबूझकर सीढ़ी से नीचे धक्का दिया, झूठ बोला कि मैंने तुम लोगों को मैंगो खिलाए हैं। और ये सब याद करते हुए यू रोने लगता है और कहता है चले जाओ यहाँ से पहले कि मैं गार्ड्स को बुलवाकर धक्के मारकर तुम लोगों को यहाँ से निकलवाऊं। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और वो वैन वैन को कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी वैन वैन उसकी इंसल्ट करने लगती है और कहती है तुम कौन होती हो हमारी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने वाली, और उस पे हाथ उठाने ही वाली होती है कि यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें किसी ने इतना हक नहीं दिया कि तुम जियांग पे हाथ उठा सको। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम इसके लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, ये तुम्हें क्या दे सकती है, ये तो एक छोटा सा बिजनेस चलाती है, बस तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं एक हाउसवाइफ बनकर रहूंगी, तुम कंपनी संभालना मैं घर संभालूंगी, हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। तो ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है अब तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो प्लीज ये सब नाटक मेरे सामने मत करो और यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो जियांग को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर वैन वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियांग से बदला लेने का प्लान बनाती है। जिसके बाद हम ऑक्शन देखते हैं जहाँ पर जियांग और वैन वैन दोनों ही अपनी अपनी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन देने वाले थे। वैन वैन बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देती है लेकिन यू जानबूझकर जियांग को जितवा देता है। ये देखकर वैन वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यू से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यू कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, और मन में कहती है अगर ये प्रेसिडेंट है तो 6 साल तक इतने घर पर रहकर मेरे कपड़े और बर्तन क्यों धोए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी यू अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और कहता है कि अभी ठीक टाइम में ही आया अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने का। तो असिस्टेंट सबके सामने अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि मिस्टर यू आज के ऑक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कुछ जरूरी काम था। ये सुनकर वैन वैन को कंफर्म हो जाता है कि यू प्रेसिडेंट नहीं है और वो फिर से उसको मनाने लगती है और कहती है इस लड़की से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। लेकिन यू उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यू जियांग के साथ डिनर पर जाता है और वो दोनों जियांग की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। तभी जियांग उसको एक खास गिफ्ट देती है। वो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत मुश्किल से मिलने वाला ब्रेसलेट है। तो वो कहती है हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तो ये ला ही सकती थी। और फिर वो उससे अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। ये सुनकर यू थोड़ा सरप्राइज होता है और मन में कहता है पास्ट लाइफ में मुझे एक बात तो पता चल गई थी कि जियांग मुझसे सच्चा प्यार करती है। और उसे ऐसा सोचते हुए जियांग उससे कहती है मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यू मन में सोचता है अब टाइम आ गया है कि अपनी आइडेंटिटी जियांग को बता दूं, और प्रेसिडेंट की तरफ से उसको मैसेज करता है कि कल आकर मेरे ऑफिस में मुझसे मिले। ये देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेसिडेंट मुझे इतनी जल्दी खुद से मिलने के लिए बुला लेंगे। और वो खुशी में यू को हक कर लेती है। लेकिन उसको क्या पता था कि ये सब तो यू का ही एक सरप्राइज था जो उसने जियांग के लिए प्लान किया था। नेक्स्ट सीन में हम वैन वन को देखते हैं जो यू की कंपनी में आती है, लेकिन उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। तभी वो यू को वहाँ पर देखती है और हैरान रह जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वैन वन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें हमारे बच्चों की फिक्र नहीं है, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, वो दोनों स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। तो यू कहता है ये सब मेरा प्रॉब्लम नहीं है और पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं प्रेसिडेंट से मिलने आई हूँ, उन्होंने हमारी कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिए हैं, उसी के बारे में बात करने आई हूँ। तो यू मन में स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो जियांग को सरप्राइज देता है और कहता है कैसा लगा तुम्हें ये जानकर कि वो प्रेसिडेंट जिसे तुम खुद से मिलने वाला समझ रही थी वो मैं ही हूँ। तो वो कहती है बहुत अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझे वो ऑक्शन जानबूझकर जिताया है। तो वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ये सब डिजर्व करती थी इसलिए तुम ये कर पाई।
इधर वैन वैन जबरदस्ती यू के ऑफिस में घुस आती है और प्रेसिडेंट के ऑफिस में यू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुमने मुझसे छुपाया क्यों कि तुम ही यू कंपनी के प्रेसिडेंट हो, और तुमने ये कॉर्पोरेशन क्यों कैंसिल की? तुम्हें पता है मेरे पास वर्कर्स को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं बैंकरप्ट होने वाली हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। तो वो कहता है, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अब हमारा रिलेशनशिप नहीं रहा तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो वहाँ से हिल भी नहीं रही होती और कहती है, जब तक तुम मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं दे देते मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो यू कहता है, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी लेकिन तुमने ही मुझ पर यकीन नहीं किया था, अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। तो वैन वैन कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे, तुम प्लीज मेरे साथ वापस चलो, हम दोनों अच्छी लाइफ जिएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी, एक अच्छी हाउसवाइफ बनूंगी, मुझे अपना कैरियर अपनी जॉब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लेकिन यू उसे अपना हाथ छुड़ा लेता है। तो वैन वैन जियांग को बुरा भला कहने लगती है और कहती है, यही है जिसकी वजह से हमारी फैमिली टूट गई है। तो यू कहता है, बकवास बंद करो, तुम भी जानती हो कि हमारी फैमिली को किसने तोड़ा है, और वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वैन वैन भी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो यू वैन वैन को धक्का देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और हैरान होकर यू को देखने लगती है कि क्या ये वही पर्सन है जो कल तक मेरी इतनी फिक्र करता था लेकिन आज मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। और दुखी होकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। आज उसको रियलाइज हो रहा था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया था और इसी रिग्रेट में वो बाहर बारिश में निकल जाती है और नीचे बैठकर रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर पर होती है और उसके दोनों बच्चे उसके पास होते हैं जो उसको होश में आधा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, थैंक गॉड आपको होश आ गया, हम तो डर ही गए थे। तभी वैनमान अपने असिस्टेंट से कहती है, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? क्या मुझे यू लेकर आया है? मुझे पता था उसके दिल में मेरे लिए अभी प्यार है, वो इतना क्रूर नहीं हो सकता। तो उसकी सर्वेंट उसे कहती है, नहीं आप गलत समझ रही हैं, मैंने आपको रोड के साइड पर बेहोश पड़ा हुआ देखा था इसलिए मैं आपको घर ले आई। ये सुनकर वो बहुत अपसेट हो जाती है। तभी तो अनबा उससे कहता है, आप फिक्र मत करें मॉम, हम अभी डैड को कॉल करते हैं, उनको जब पता चलेगा तो वो जरूर आएंगे। जिसके बाद वो यू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप बीमार हैं तो वो जल्दी आ जाएं। लेकिन यू उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और फोन कट कर देता है। ये सुनकर वैनवान को बहुत रोना आता है। अब वो सब कुछ फेस कर रही थी जो कभी यू ने उसकी वजह से फेस किया था। नेक्स्ट सीन में वैनमान बच्चों को लेकर यू के पेरेंट्स के घर पहुंच जाती है ताकि उनकी संपत्ति के थ्रू यू की लाइफ में वापस आ सके, और होता भी यही है। यू के पेरेंट्स बच्चों को देखकर पिघल जाते हैं और यू को घर बुलाते हैं। यू जियांग जब वहां पर आता है उन लोगों को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी बच्चे दोबारा से यू को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो यू कौन सा अपना हाथ छुड़ा लेता है, नहीं मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? तो ये सुनकर यू की मॉम कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये हमारी फैमिली का खून है, तुम्हारी लड़ाई वैनमान के साथ है ना, लेकिन तुम बीच में बच्चों को इन्वॉल्व मत करो, ये हमारे साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुनकर वैनमान मन ही मन खुश हो रही होती है और कहती है, बस एक दफा ये बच्चे अपने साथ रख लें तो फिर हम दोनों इसीलिए एक साथ आ जाएंगे। तभी यू के डैड जियांग के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर तो अनबाओ कहता है, नहीं मुझे स्टेप मॉम नहीं चाहिए, मुझे मेरी ही मॉम चाहिए, आप इनसे शादी नहीं कर सकते। और इतने क्यूट बच्चों को रोते हुए देखकर यू और उसके पेरेंट्स का दिल भी पिघल जाता है और यू को कहते हैं, हम समझ सकते हैं कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसमें बच्चों को सजा दो, देखो ये कितने प्यारे बच्चे हैं। तो वो कहता है, आप नहीं जानते इनको, ये बच्चे नहीं है, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने मेरी आंखों के सामने उस फ्यू को अपना डैड मान लिया, मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। इन लोगों को शर्म आती थी जब मैं इन लोगों के साथ स्कूल जाता था, आपको पता है अपने फ्रेंड्स को बताते थे कि वो फ्यू इनका डैड है, इवन के इन लोगों को मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं था। ये लोग अपने ही डैड को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे सकते हैं। और यही नहीं, इन लोगों ने झूठ बोलकर मुझे फंसाया था कि मैंने इनको मैंगोज खिलाए हैं। और कुछ भी सुनना चाहती हैं आप, या इतना बहुत है? तो ये सुनकर यू के पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, कोई बच्चा इतना आगे कैसे जा सकता है? और वान वान को कहते हैं, इतना सब होने के बाद भी तुम इन बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हो, किस लिए? तुम्हें क्या लगा कि हम
लोग अपने बेटे के खिलाफ जाकर इन बच्चों को रख लेंगे। नहीं, ले जाओ इनको यहाँ से। और गार्ड्स को बुलाकर उन सबको धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देते हैं। जिसके बाद यू जियांग को अपने मॉम डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसी से शादी करूंगा। और जियांग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो एक वायलिन पड़ा हुआ देखती है और कहती है याद है कॉलेज के डेज में तुम कितने शौक से बजाते थे? तो वो कहता है हाँ याद है, क्या तुम चाहती हो कि आज भी मैं तुम्हारे लिए वायलिन बजाऊं? तो वो कहती है हाँ। जिसके बाद वो उसके लिए वायलिन बजाता है तो देखकर सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। जिसके बाद वो जियांग को सबके सामने प्रपोज कर देता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहती है हाँ और रिंग पहन लेती है, जो देखकर सब लोग उन दोनों के लिए चीयर्स करते हैं और किस करने को कहते हैं। तो वो दोनों किस करते हैं। तभी वहाँ पर वैन वैन आ जाती है और यू को कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वाइफ मैं हूँ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुम बाहर इस चीप वुमन के साथ अफेयर चला रहे हो। तो वो कहता है हमारा डिवोर्स हो चुका है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया बल्कि तुमने मुझे चीट किया है। तो वैन वैन उसे माफी मांगने लगती है और कहती है फू को उसकी गलती की सजा दे दी है मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता बल्कि जियांग से बात करने लगता है और उसको ऐसे जियांग के साथ देखकर वैन वैन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसको याद आता है कि यू उसको कितना प्यार करता था, उसको हमेशा स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ न कुछ किया करता था। लेकिन आज वही यू उसका दुश्मन बन गया था, जो देखकर उसको बहुत रोना आता है और वो यू को रोते हुए कहती है अब मैं क्या करूं, मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, मेरे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। लेकिन यू उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसको इग्नोर कर देता है। तो वो जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है जिससे उसको बहुत सारा खून निकलने लगता है, जो देखकर यू वहाँ पर आता और उसको वही दिन याद आता है जब वैनवान ने जबरदस्ती उसको मैंगो खिलाया था और जब उस और फू का एक्सीडेंट हुआ था तब भी वैनवान फू के लिए ही रो रही थी। इवन कि उसके बच्चे भी फू को ही बचाना चाहते थे और बार बार फू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रहे थे। और आज वैनवान को ऐसे देखकर उसको वो सब याद आ रहा था। तभी जियांग यू को कहती है हमें वैनवान को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, देखो ये बहुत ज्यादा जख्मी है। तो वो वैनवान के पास जाता है जो देखकर खुश हो जाती है और कहती है फाइनली तुमने मुझे माफ कर ही दिया। तो वो उसके पास बैठता है और कहता है अगर तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, यहाँ मेरे सामने मरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वैनमैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो अपनी वेडिंग रिंग देख रही होती है और बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। तभी वहाँ पर उसके बच्चे उससे मिलने आते हैं और याओ याओ वैनमैन को कहती है मॉम आपने तो हमें डरा दिया था, क्या आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? तो वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो अपनी असिस्टेंट को कहती है टिकट करवाओ हम वापस जा रहे हैं। तो वो कहती है लेकिन अभी तक यू वाला मैटर तो सॉल्व भी नहीं हुआ, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो वो कहती है अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली है। तो ये सुनकर याओ याओ रोने लग जाती है और कहती है क्या डैड ने सच में हमें माफ नहीं किया क्या? अब हमें डैड के बगैर ही रहना पड़ेगा? तो वो कहती है हाँ लेकिन तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पास मॉम है ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। और तभी वैनवान को उसके डैड की कॉल आती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उसको डांटने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू से पंगा लेने की? देखो अब तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, मुझे नहीं पता, जो भी करना है करो लेकिन मुझे मेरी कंपनी वापस पहले जैसी चाहिए और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है डैड मैं कुछ नहीं कर सकती, यू मुझसे प्यार नहीं करता और उसने मुझे ये पनिशमेंट दी है। तो वो कहते हैं तुम्हें सब कुछ ठीक करना ही होगा, मैं आज ही आ रहा हूँ, बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद वैनवान के मॉम और डैड बहुत ज्यादा गुस्से में उसके पास आते हैं और जबरदस्ती उसको यू के घर ले जाते हैं और कहते हैं अगर आज तुमने यहाँ से फॉरगिवनेस नहीं ली और सब कुछ सेटल नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, हमारी कंपनी के फ्यूचर का सवाल है, तुम चाहे जो भी करो लेकिन तुम्हें इन लोगों की माफी लेनी ही लेनी है। जिसके बाद वो वैनवान को यू के पेरेंट्स के पास लेकर जाते हैं। तो वो कहते हैं तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जिस पर वैनवान के डैड उनसे माफी मांगने लगते और कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दे, हमारी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब आपसे माफी मांगने आई है और वानमान को भी माफी मांगने को कहते हैं तो वो उन दोनों से रोते हुए माफी मांगने लगती है। लेकिन यू के मॉम डैड उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं तुम हमें मॉम और डैड नहीं बुला सकती क्योंकि तुम्हारा और हमारे बेटे का बहुत पहले डिवोर्स हो चुका है और हम तुम्हें माफ नहीं करने वाले। ये सुनकर वानवान के डैड उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारते हैं और उसको नी डाउन करा के 100 से पीटने लगते हैं और कहते हैं जब तक आप लोग इसको
इसको माफ नहीं करेंगे मैं इसको मारता रहूंगा, और उसको बुरे तरीके से मारने लगते हैं, जो देखकर यू के पेरेंट्स भी पिघल जाते हैं और उन्हें भी वान वान के लिए बुरा लगने लगता है और यू की मॉम उसको कॉल करती हैं। लेकिन तभी यू उन्हें कहता है इन लोगों को बोलो ये ड्रामा कहीं और जाकर करें, अगर यहाँ पर कोई मर गया तो पुलिस को बुला लीजिएगा। और ये सुनकर वान वान एकदम टूट जाती है और बिल्कुल वैसे ही स्माइल करती है जैसे यू ने की थी जब वान वान फू को लेकर हॉस्पिटल चली गई थी और उसको मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। जिसके बाद वैन वैन के मॉम डैड उससे उसके बच्चे भी छीन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर वो बहुत रोती है और मन में कहती है मैंने भी तो यू के साथ यही सब किया था, मैं यही डिजर्व करती हूँ। नेक्स्ट सीन में फू वैन वैन के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो, वो यू तुम्हारे काबिल नहीं है, मैं वादा करता हूँ इस बार मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन वैन वैन उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, आज यहाँ पर इस जगह पे खड़ी हूँ मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो सब कुछ ठीक रहता, हम लोग खुश रहते, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फू को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की। फिर टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करता है। तभी वैन वान अपनी कंपनी में जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। वैन वान जैसे तैसे उनसे बचकर कंपनी में जाती है और ये सब कुछ फ्यू भी देख रहा होता है और मन में कहता है इसकी इतनी हिम्मत, इसकी कंपनी बैंकरप्ट है और फिर भी मुझे थप्पड़ मारकर चली गई, इसका बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे किडनैप कर लेता है। वैन वान जब होश में आती है तो फ्यू की कार में होती है जो उसके गले पर चाकू रखता है और उससे कहता है कि मुझे पैसे दो। तो वो कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तो वो कहता है हाँ तुम नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारा वो आशिक तो दे सकता है ना, उसको बोलो कि मुझे पैसे दे। तो वो कहती है उसका मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने एंगेजमेंट कर ली है और वो अपनी फियांसे के साथ बहुत खुश है। ये सुनकर फ्यू उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या, मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में नहीं आने वाला, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है, वो इतनी जल्दी किसी और से एंगेजमेंट कर ही नहीं सकता। तो वो कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम ऑनलाइन चेक कर लो, वो कोई आम पर्सन नहीं बल्कि यू ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसकी एंगेजमेंट की न्यूज इंटरनेट पर वायरल है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं अभी चेक करता हूँ। जिसके बाद वो अपना मोबाइल उठाकर उसमें चेक करता है और हैरान रह जाता है और कहता है मुझे ये बात कैसे पता नहीं चली कि वो इतना रिच आदमी है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना मैं उसकी फियांसे को किडनैप कर लूं, फिर तो वो पैसे देगा ना। और ये सुनकर वैन वान भी चुप हो जाती है और मन में कहती है जिया मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब तक तुम जिंदा रहोगी यू मेरा नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ ताकि हमारी फैमिली फिर से कंप्लीट हो सके। जिसके बाद फू जिया को किडनैप कर लेता है और जब उसे होश आता है तो वो एक सुनसान सी जगह पर होती है जहाँ पर उसे चेयर के साथ बांधा हुआ था और फू उसके पास खड़ा था, जिसे देखकर वो कहती है कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानती किडनैप क्यों किया है। तो वो हंसने लगता है और कहता है तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारा फियांसे मुझे अच्छे तरीके से जानता है, बड़ा पुराना रिश्ता है हम दोनों का। और उसे हरास करने लगता है और कहता है 1 घंटा हो गया अभी तक तुम्हारा यू नहीं आया, मुझे लगता है कि उसको तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है, तभी तो अभी तक आया नहीं। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और उसे कहता है इसको छोड़ दो, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरी फियांसे को किडनैप करके, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो हंसने लगता है और कहता है अभी तो तुम्हारी जान मेरे हाथों में है, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो चुपचाप मुझे पैसे दे दो और कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये चाकू तुम्हारी इस नाजुक सी जान के गले पे चल जाएगा। तो यू उसे काट देता है और कहता है अब तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब तुम इसको छोड़ दो। तो वो हंसने लगता है और कहता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं, तुमसे बहुत सारे पुराने हिसाब पूरे करने हैं अभी। मैंने और यू से कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, तुम अपना राइट हैंड स्मैश कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी इस ब्यूटी को छोड़ दूंगा। और यू ऐसा करने ही लगता है, लेकिन तभी चियांग उसे रोकती है और कहती है नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से अप्रोच किया था, तो मेरे लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन यू जानता था कि वो सच झूठ बोल रही है ताकि यू खुद को नुकसान न पहुंचाए, और वो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बोलोगी तो मैं मान लूंगा? और अपने हाथ पर एक पत्थर मारने ही लगता है, तभी वहाँ पर वेनवन आ जाती है जो फू के सर पर डंडा मारती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी यू वेनवन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या ये सब तुम्हारा प्लान था? तो वो कहती है, नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था, मैं तो यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ। एक्चुअली मुझे भी किडनैप करके यहाँ लाया गया है, मैं भी तुम लोगों की तरह एक विक्टिम ही हूँ। तभी फू को होश आ जाता है और वो कहता है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ही मुझे इसकी फियांसे को किडनैप करने को कहा था। ये सुनकर वेनवन डर जाती है और कहती है, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो फू और वेनवन को पकड़ कर ले जाती है। वेनवन चिल्लाती रहती है लेकिन कोई भी उसकी एक भी नहीं सुनता। जिसके बाद हम यू और जियांग की वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियांग व्हाइट ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, और ये सब कुछ वेनवन भी देख रही होती है। आज वो यहाँ पर इस उम्मीद से आई थी कि शायद आखिरी बार यू उसकी बात सुन ले और ये शादी ना करे, लेकिन उन्हें एक दूसरे का होता देखकर वो एकदम टूट जाती है। एट द एंड ना उसके पास उसका पति रहा, ना बच्चे और ना ही करियर। वो आज बिल्कुल खाली हाथ खड़ी थी और उन हाथों में भी हथकड़ियां थी जो पुलिस वालों ने डाली हुई थी, और वो उसको वहां से ले जाते हैं, जिसके साथ ही हमारी ये हो जाती है। कभी कभी किसी टॉक्सिक पर्सन को अपनी जिंदगी से निकाल देना भी हैप्पी एंडिंग होती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। गुड बाय।